जय हिंद साथियों, आज तारीख है 16 जनवरी 2024, दिन है मंगलवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नीति आयोग बहुत अपना बहुआयामी एक रिपोर्ट निकाला है, तो पहले इसी को देखते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे बोल रहा है कि लगभग 25 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से बाहर आया है। ठीक है, तो इसी को पहले देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्या क्वेश्चन है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक गरीबी 29.17% से घटकर कितना प्रतिशत रह गया है। रात का न्यूज है। ठीक है ना, ये आपका नीति आयोग का बहुत बड़ा बहुआयामी रिपोर्ट है, क्योंकि एसडीजी 1 में भी आपको क्या कहता है कि गरीबी के सभी प्रारूपों को समाप्त करना है 2030 तक। ठीक है, तो भारत सरकार का नीति आयोग जानते हैं, एक बहुत बड़ी संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक का विमोचन हुआ है और गांधी जी का जो 3 जन आंदोलन था उसी के बारे में कहा गया है। तो इसके लेखक कौन है। बहुत बार गांधी जी द्वारा गांधी पे कोई भी पुस्तक लिखता है, ठीक है, तो वो पूछ दिया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जब जानते हैं आप लोग, WEF के 54वें बैठक का आयोजन 15 से 20 जनवरी तक कहां आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये 19 जनवरी तक ही चलेगा। ठीक है ना, तो 5 दिन का ये आपका शुरू हो गया है ना। तो इसको हम लोग बिल्कुल भी देखेंगे, इसके बारे में सारा चीज जानेंगे। कुछ रिपोर्ट भी निकालता है ये। मशहूर शायर मनोहर राणा का हाल ही में 71 वर्ष की आयु में लखनऊ में निधन हो गया है। वो किस भाषा के कवि थे, बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं। इसका जो है बहुत बड़ा उपलब्धि रहा है। इसका एक शायर है, आपको पहले हम सुना देना चाहते हैं। ठीक है, तो दिन का शुरुआत, क्योंकि माँ पे बहुत शायरी करते थे ये। ठीक है, माँ समझ है, तो उसी पे देखिए क्या लिखा है। माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद हो उतनी नमी अच्छी नहीं होती। अगला है, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकते, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये बहुत बड़े शायर थे। इसका कल निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे शोक संवेदना प्रकट किए हैं। ठीक है, बोले कि प्रखर विद्वान थे और इसका निधन से बहुत बड़ी क्षति हुआ है। और जहां मोदी जी पहुंचते हैं तो हम वहां पे बिल्कुल पहुंचते हैं ना, तो बिल्कुल भी, तो ये चीज को हम लोग देख लेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मशहूर शायर के बारे में तो आपको हम बता ही दिए। अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में औपचारिक रूप से एसकेए प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला किया है। तो एसकेए का पूर्ण विस्तार क्या है, इसको देखेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो आने वाले समय में ये हम लोग भारत जो है इसमें अपना योगदान दे रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है। किस देश में, क्या बोल रहे हैं भाई, किस देश ने भारत के तटरक्षक बलों के साथ जो है चेन्नई में सहयोग काइजिन 2024 युद्ध अभ्यास किया है। बहुत इंपोर्टेंट है, समझना, क्योंकि समुद्री डाकुओं से बचने के लिए ये अभ्यास किया जाता है। और अभी का अभ्यास नहीं है, ये 2006 में ही इस पर हस्ताक्षर हुआ था। आगे कल सऊदी अरब में खेल हो रहा था स्पेनिश सुपर कप। ठीक है, 2024 का विजेता टीम कौन है। ऐसे क्वेश्चन खास नहीं है, बट हम आपको दे दिए। कहीं फुटबॉल से क्वेश्चन पूछ दिया था, क्या देगा कि सुपर कप किससे संबंधित है, फंस जाइएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 11 से 14 जनवरी तक कहां पर अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, ऊंट महोत्सव तो जान ही रहे हैं। ठीक है, ऊंट का एक अपना ही इतिहास रहा है कि नहीं। आगे चलते हैं। मलेशिया के ओपन मेंस डबल में भारत के लिए पहले रजत पदक जीतकर किसने इतिहास रचा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग मलेशिया ओपन में रजत पदक जीते हैं। ठीक है, और ये ऐसे व्यक्ति जीता है जिसके बारे में हम लोग को जानना बिल्कुल भी जरूरी है। अभी उसको खेल रत्न भी दिया गया है। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, ये ऐसा तीसरा देश बना है अफ्रीका महादेश का जिसको WHO ने मलेरिया मुक्त कर दिया है। जानते हैं ना, मलेरिया बीमारी होता है, ठीक है, परजीवी है, ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है। तो ये सारा चीज को हम लोग बिल्कुल भी अभी देखने वाला है। तो चलिए पहले यहीं से शुरू करते हैं, इंपोर्टेंट है। ठीक है, सब ये बिल्कुल भी इस रिपोर्ट को अच्छा से समझिएगा। ठीक है ना, और आपको हम बताते हैं। इसको पहले VBI कर लीजिए। ठीक है, अब VBI कर लीजिए, बिल्कुल भी आपके लिए जरूरी है। ये क्या क्वेश्चन है भाई, तो हम लोग पढ़ेंगे। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक गरीबी 29.17% से घटकर कितना प्रतिशत तक रह गई है। ठीक है, तो कल रात को जो है नीति आयोग के द्वारा आपका बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि पहले जो है गरीबी 29.17% था, अब वो घट करके कितना रह गया है, तो 11.28% रह गया। ठीक है, ये बिल्कुल भी डाटा याद रखिएगा। ठीक है ना, 11.28% आज के डेट में गरीबी है और कहा गया है कि 1-2% हम लोग 2030 तक आ जाएंगे। कब तक आ जाएंगे, 2030 तक आ जाएंगे। अब 2030 का बाद कहाँ आया, फिर इसको भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुआयामी रिपोर्ट क्या होता है, ये आपको हम बता देते हैं। ठीक है, ये जो है ना, तो कहा गया है ना कि 2013-14 से, यानी 13-14 से लेके अभी तक लगभग यानी 25 करोड़ के करीब लोग इस गरीबी रेखा से ऊपर उठा है। ठीक है ना, लगभग कितना कहिएगा, 24.82 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठा है। और ये बहुत बड़ा रिपोर्ट है अपने आप में। क्यों कि आप लोग को पता होना चाहिए, एसडीजी जानते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। ठीक है, 2015 में इसको जो है लागू मतलब अपनाया गया और 2016 से ये लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जितना भी सदस्य देश है, यानी 193 देश
पे ये अप्लाई होता है, जिसमें से 172 73 बस इसको फॉलो कर रहा है। इसका क्या लक्ष्य है कि एसडीजी 1 में कहा गया, इसमें टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना 17 लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 17 रखा गया है, जिसमें से पहले में आपका आता है क्या, गरीबी, यानी गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना है, कब तक, 2030 तक, ठीक है, ये बिल्कुल भी याद रखेगा, गरीबी के सभी रूपों को 2030 तक समाप्त करना है। कौन सा एसडीजी में कहता है, एसडीजी 1 में कहता है, ठीक है, और वही बहुआयामी रिपोर्ट जारी किया गया है। और इस गरीबी बहुआयामी रिपोर्ट जारी करने के लिए ना इसमें 10 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है, मगर नीति आयोग द्वारा 12 इसमें जो है ना आपका चीज को जोड़ा गया। जैसे क्या क्या जोड़ा गया आपको बता देते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य कहिएगा, शिक्षा कहिएगा, पानी पीने का पानी, गैस चूल्हा, यानी जितना सारा चीज है, ठीक है, यानी जीवन स्तर, ये सारा चीज इसमें जुटा जाता है, ठीक है, ये सारा चीज इसमें जोड़ा जाता है, और जोड़ करके मतलब सारा चीज इंक्लूड करके ये आपका बहुआयामी रिपोर्ट बनाया जाता है, ठीक है, और तब जाके आपका ये निकल के आया है कि अब भारत में टोटल गरीबी कितना है, तो 11.28%। लगभग कितना व्यक्ति निकला है, तो क्या कहिएगा, 24.82% लोग ऐसे हैं जो मतलब 24.82 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, ठीक है। तो नीति क्या है, थोड़ा सा नीति को भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, ये नीति क्या है। तो नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ठीक है, ये होता है नीति। और ये बना कब, तो ये 1 जनवरी 2015 को बना था। जानते हैं ना योजना आयोग, योजना आयोग क्या था, पहले योजना आयोग था, तो योजना आयोग को खत्म करके आपका नीति आयोग बना, ठीक है। तो 12वां योजना आयोग चल रहा था आपका, और 2015 में इसको डिसमिस कर दिया गया, और आपका क्या बना, 1 जनवरी 2015 से क्या बना, तो क्या कहिएगा, नीति आयोग बना, ठीक है, नीति आयोग बना। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है ना, तो वैसे नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, क्या कहिएगा, सुमन बेरी, इसका नाम बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है, सुमन बेरी। और इसके सीईओ है कि वी.आर. सुब्रमण्यम, ठीक है, तो सुब्रमण्यम जी को तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है, सुब्रमण्यम को बिल्कुल भी याद रखिएगा, सुब्रमण्यम जी हैं इसके सीईओ है, ठीक है ना। इसी के द्वारा ये आपका रिपोर्ट जारी किया जाता है। बहुआयामी रिपोर्ट समझ गए कि गरीबी क्या होता है, कितना प्रतिशत था, 29.17% था, कितना रह जाएगा, 11.28% आपका रहने का अनुमूल लगा गया। और ये कब से कब तक के, तो 2005-06 से लेकर के ये गरीबी रिपोर्ट को लिया गया है, और एक्चुअली में ये जो डाटा निकाला है वो 2013-14 से लेकर 2022-23 तक का निकाला है, ठीक है, समझ गए मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी क्लियर। अब देखिए एसडीजी के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होता है ना, ये क्या है ना कि इसमें टोटल 17 आपको बोले ना 17 लक्ष्य रखा गया। इसमें से पहले में तो आपका गरीबी है कि गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना है। एसडीजी 2 में कहा गया है जीरो हंगर, यानी भूखमरी को खत्म करना है, जो भूखमरी है ना, भूखमरी को, तो एसडीजी 2 याद रखेगा, भूखमरी खत्म करना है। एसडीजी 3 की बात करेगा तो स्वास्थ्य की बात करिएगा कि स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य होना चाहिए आदमी को, ठीक है, कोई भी आदमी बीमार नहीं रहना चाहिए। एसडीजी 4 में शिक्षा की बात कहा गया, ठीक है। एसडीजी 5 में कहेगा, ठीक है, एसडीजी 5 में आपका क्या जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है, ठीक है, जो होता है ना लैंगिक समानता, लैंगिक समानता। देखिए एसडीजी 17 तक आपको बिल्कुल भी याद रखिएगा, मिलान करने के लिए दे देता है। यहाँ पे एसडीजी लिख देगा, इधर आपको उसका जो चीज है वो लिख देगा, ठीक है, कि जलवायु परिवर्तन कितना एसडीजी में है, पानी में जीवन कितना एसडीजी में है, तो फंस जाइएगा, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल भी देख लेना है। अभी आपको हम और बताते हैं, मगर ज्यादा लंबा समय होने के कारण वीडियो बड़ा हो जाता है, जिसके कारण आप लोग पसंद भी नहीं करता है, तो फिर हम दूसरा दिन। तो एसडीजी 5 तक बिल्कुल भी याद रखिएगा। एसडीजी 1 में क्या कहिएगा कि गरीबी का सभी रूपों को समाप्त करना है। एसडीजी 2 में भूखमरी को समाप्त करना है। एसडीजी 3 में स्वास्थ्य की बात है। एसडीजी 4 में शिक्षा की बात है। एसडीजी 5 में जेंडर इक्वलिटी की बात है। 5 को आज पढ़ाए ना, हर दिन 5-5 करके आपका हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नीति आयोग क्या, नीति आयोग तो समझ ही गए हैं, 2005-06 से लेकर गरीबी रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से लेकर 2022-23 के बीच लगभग 25 करोड़ लोग क्या है गरीबी रेखा से आगे आए हैं। अगर एग्जैक्ट पॉइंट पूछेगा तो 24.82 इतना प्रतिशत, इतना जो है करोड़ लोग गरीबी रेखा से आगे आए। और कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 29.17 से घट करके 11.28 रह गया है। आगे बढ़ता है, ठीक है, ये आपके लिए है नीति आयोग। नीति आयोग समझ गया ना, ये एक बहुआयामी रिपोर्ट है। इसमें आपका जो है सारा चीज 9 वर्ष में कितना देख रहे हैं, 24.82 करोड़ लोग जो है बहुआयामी रिपोर्ट में आपका गरीबी रेखा से निकला है। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको बिल्कुल भी जानते चलिएगा। चलिए आप आते हैं गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस पुस्तक, क्या लिखा है, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस पुस्तक। तो ये बिल्कुल भी ये तो इसको तो समझ ही चलिएगा, ठीक है, क्योंकि गांधी जी पे है और गांधी जी से संबंधित बुक हम लोग को बहुत बार पूछ लिया जाता है। इस पुस्तक के लेखक है एमजे अकबर, ठीक है, एमजे अकबर लिखे हैं। और किसके सहायता से लिखे हैं, मेन लेखक यही है, और ये के नटराजन के सहायता से लिखे हैं। अगर आप दोनों बात पूछ लिया जाए तो दोनों जो प्रस्तावना होता है ना पेपर बुक का ऊपर में, तो प्रस्तावना के ये जो है देने वाले ये के नटराजन ही है, और ये इसके लेखक कौन है, एमजे अकबर है। देखिए यहीं से सारा चीज क्लियर है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस, ठीक है, तो 3 कहने का मतलब है
कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे, ज्यादा देखिए हिस्ट्री में जाएंगे नहीं, बहुत लंबा चला जाता है, ठीक है। देखिए थ्री कैंपस कहने का मतलब क्या है, गांधी जी द्वारा जो 3 जन आंदोलन चला, जो हम लोग को स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक अपना इतिहास बना रखा है, ठीक है ना। वही थ्री कैंपस, जिसमें से पहला क्या है, असहयोग आंदोलन। क्या कहिएगा, असहयोग। असहयोग में क्या है कि सहयोग नहीं करना है, और इसी आंदोलन में क्या एक वर्ष का लक्ष्य रखा गया था पूर्ण स्वराज के लिए। क्या बोला था कि पूर्ण स्वराज लेंगे, 1 वर्ष। अगर आपको पूछ दे कि किस आंदोलन में 1 वर्ष में पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य रखा गया था, तो कहिएगा असहयोग आंदोलन। और ये चला था आपका 1 अगस्त 1920 से। क्या कहिएगा, 1 अगस्त 1920 से चला था, और 1922 में ये समाप्त कर दिया गया था। क्यों भाई, तो चौरा चौरी घटना हो गया था गोरखपुर में, आप लोग को पता है, 5 फरवरी को, ठीक है। 5 फरवरी, ये स्मॉल डेट बहुत बार पूछता है, तो 1922 ये बात याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922, ठीक है। ये पहला इसमें कहा गया, इस बुक में। दूसरा क्या कहा गया है आपका, जो है नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च। तो दांडी मार्च कब चला था आपका, तो क्या कहिएगा, 12 मार्च से शुरू हुआ था। 12 मार्च से लेके 1930 से लेके कितना, 6 अप्रैल 1930 तक चला था कि नहीं। अब जब यहाँ पे कहाँ पे भैया पहुंच गया, तो साबरमती से शुरू हुआ था और दांडी पहुंचा, और यहीं से फिर आपका शुरू होता है क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, कितना किलोमीटर चला था, तो क्या कहिएगा, 241 मील कहिएगा, या फिर 390 किलोमीटर कहिएगा, ठीक है। कितने लोगों के साथ, तो 78 व्यक्ति के साथ शुरू किया गया था। कहां से, साबरमती आश्रम से। तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग जो अमृतकाल मना रहे हैं अभी, तो इसी डेट को मान के ही शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल भी समझते चलिएगा। इसके बारे में कहा गया है कि नहीं है। दूसरा हो गया, और तीसरा जो है जन आंदोलन है आपका, वो आपका कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल भी जानता है, एक ये ऐसा आंदोलन था कि समांतर सरकार का स्थापना हो गया था आपका बलिया में, तामलुक में, है कि नहीं है, आपका महाराष्ट्र में। तो जबरदस्त आंदोलन था, ठीक है। तो 1942 वाला ये आंदोलन भारत छोड़ो। और ये आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, तो क्या कहिएगा, इसको तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, स्मॉल डेट 9 अगस्त 1942 को, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है। करो या मरो का नारा यहीं से निकल के आता है, ठीक है। और यूसुफ मेहर अली दिया था, ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। और गांधी जी और सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला तो यहाँ पे बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये क्योंकि कांग्रेस के द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है ना, धरसाना में आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पे जो है अटैक कर दिया गया था। एक पत्रकार थे वेब मिलर के द्वारा ये बात बहुत बार लिखा गया है, और ये अंतरराष्ट्रीय पटल पर पहली बार था कि ये आंदोलन गांधी जी को अंतरराष्ट्रीय, अगर कोई आपको पूछ दे कि गांधी जी को किस आंदोलन में अंतरराष्ट्रीय छाप मिला था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में मिला था। वेब मिलर जो है ना, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था, और ये पूरे लगभग अमेरिका में सब जगह में जो है ये इस मैटर को छापा गया था कि नमक पे कानून तोड़े, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। इस अधिवेशन में ही ये लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, कि क्या करेंगे, अब आज्ञा नहीं मानना है, ठीक है, अवज्ञा करना है। तो पहला आज्ञा नहीं मानने के लिए पहला जो काम चुना गया था, वो नमक चुना गया था। क्यों चुना गया था, क्योंकि नमक जन जन तक बात पहुंचाना है, और नमक जन जन तक जाता है, समझ रहे हैं। तो नमक को ही आधार बना के सबसे पहले कानून तोड़ने का काम वही नमक कानून से ही शुरू होता है आपका, साबरमती से। तो याद रखिएगा, तो यही तीनों चीज के बारे में आपका कहा गया है इस पुस्तक में, ठीक है। अगर आपको यहाँ से कुछ भी संबंधित चीजें आपके साथ आ जाए, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल भी याद रखिए है। ये जो आपका जो पुस्तक का अनावरण हो रहा था, यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट आदमी गए हुए थे, ठीक है। तो ये देखिए अजीत डोभाल आपको दिखेगा, यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग का कौन एनएस है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, समझ रहे हैं। तो बहुत इंपोर्टेंट है, और जो इंपोर्टेंट होता है वहीं पे हम आपको समय लेके चीजों को बताते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ जाइएगा। क्या कहिएगा, एमजे अकबर के द्वारा लिखा गया है कि नटराजन की सहायता से, प्रस्तावना इसी ने दिया था। चले आगे बढ़े। तो ये तीन आंदोलन के बारे में कहा गया है कि गांधी जी कैसे जो है भारत को आजाद किया, ठीक है। भारत को आजाद करने में ये आपका जो है, ये थ्री जो है, ये क्या बोल रहे थे, ये थ्री लाइन ये ना था, थ्री कैंपस। ये थ्री कैंपस का क्या योगदान रहा है, इसी का पूरा डिटेल है। गांधी जी का अपना विचार, सारा चीज, उसका जीवनी, सारा चीज उसमें लिखा गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। वर्ड क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF, है ना। इससे तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि इसका हमेशा हर साल होता है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके 54वें बैठक का आयोजन 15 से 19 जनवरी कर लीजिएगा, यहाँ है, ठीक है। 19 जनवरी, 20 जनवरी भी आता है, मगर 5 दिन होना है, तो 15 तारीख को भी होगा, 19 तारीख को, ऐसी तो 5 दिन हो गया, 5 दिन चलना है, ठीक है। तो 15 से 19 जनवरी तक कहाँ आयोजित किया गया है, तो देखिए ये सम्मेलन ना लगभग मोस्टली आपका स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है, दावोस में हुआ है, ठीक है ना। दावोस में आपका आयोजित किया गया, लगभग 2800 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक है। ये जान लीजिए, जितने भी देश है ना, देश के जितने भी नेता वाता है, सब कोई पहुंचते हैं इसमें, 2800 लोग पहुंचे हैं, और इसका आयोजन आपका दावोस में किया जा रहा है। इस बार का ना मुख्य उद्देश्य क्या है ना, इस सम्मेलन का इस बार का जो है ना, क्या मुख्य जो है विषय जो है, विश्वास का पुनर्निर्माण करना है, ठीक है। क्योंकि युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन देख रहे हैं ना, फिलिस्तीन इजराइल को लेकर, यूक्रेन रूस को लेकर के, ठीक है। आपका यमन में भी शुरू हो गया है, तो बहुत जगह
एक मैटर डेंस बना हुआ है, ठीक है। तो इसी यही सब को लेकर के इस बार मुख्य उद्देश्य माना गया है। और दूसरी बात यह है कि कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी में लाया जाए, ठीक है। अर्थव्यवस्था नेगेटिव की ओर भी जा रहा है, इसके भी बारे में फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसको जानना है। अब देखिए ये क्या होता है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बहुत सारे आपका रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। उससे पहले इसका पहले हम आपको इतिहास थोड़ा बता दें। आपका जो है ना, सबसे पहले एक जो है ना क्लॉस था, उसका नाम क्या था, क्लॉस था, ठीक है। क्लॉस क्लॉस हाँ क्लॉस ही था, ठीक है। उसका स्वाब नाम था, ठीक है, क्लॉस स्वाब, ठीक है, क्लॉस स्वाब है उसका नाम था। 1971 में इसका स्थापना किया गया था। क्या कहिएगा, 1971 में। उस टाइम जो है इसका जब स्थापना किया गया था तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके नहीं किया गया था, ठीक है, क्योंकि वो यूरोप में प्रोफेसर था ना, तो यूरोपियन पुनर्निर्माण करके इसका स्थापना किया था। बाद में जाकर के आपका इकोनॉमिक फोरम बना और ये इसका फिर हर साल सालाना आयोजन साल में 2 बार भी किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका फिर आयोजन होता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी जानते चलिएगा। देखिए कौन कौन सा ये जो है आपका सूचकांक निकालता है, इसको हम आपको दिखा देते हैं। चलिए आइए, इस सम्मेलन का विषय क्या है, विश्वास का पुनर्निर्माण सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जानते हैं ना कि जलवायु परिवर्तन होता है, इसमें ध्यान देना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या खतरा होगा उस पर ध्यान देना है, और आर्थिक मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। तो ये 3 चीज याद रखिएगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर बात होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरे पर बात होगा, और आपका किसमें होगा तो क्या कहिएगा, आर्थिक जो है मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्ट है, जैसे ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट है, तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट बहुत बार पूछता है, किसके द्वारा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक। अभी ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट 2023 में हम लोग कितना है तो क्या कहिएगा, 67 है, ठीक है, याद रखिएगा। ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट में भारत के हमारे पे है तो 67वां है। ये कौन के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसके बाद क्या कहिएगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग रिपोर्ट, ठीक है। तो वही कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स होता है ना, इसमें हम लोग कितना है, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हम लोग 40 है कि नहीं है ना, 40 है। उसके बाद वैश्विक लैंगिक अंतराल यानी जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है, तो ये भी यही निकालता है, और इसमें हम लोग कितना है, 127वें स्थान पे है 2023 में, ठीक है। ये सारा 2023 का हम बता रहे हैं। या ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट में 67, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहिएगा, वैश्विक मतलब कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हम लोग कितना है तो 40, ठीक है। वैश्विक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कितना है तो 137वें स्थान पे है। और आपका क्या निकालता है, आपका जो है ना रिस्क इंडेक्स निकालता है। हम लोग बोलते हैं ना वैश्विक जोखिम रिपोर्ट इंडेक्स, वो भी आपका जो है 1-2 दिन पहले ही 19वां संस्करण जारी हुआ है। और इसमें रैंक नहीं दिया जाता, इसमें बताया जाता है कि किस अर्थव्यवस्था का जो स्थिति है वो कैसा स्थिति है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना रिस्क है नहीं है, ठीक है। तो उसी को दिखाता है। तो उसमें ये 3-4 चीज याद रखिएगा, ठीक है। रिस्क इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप, ठीक है ना। उसके बाद कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, उसके बाद आपका ये आप क्या बताए थे, ये जेंडर गैप वाला, ये तीनों रिपोर्ट को बिल्कुल भी याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। आपको रैंक भी बता दिए हैं, अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, नहीं तो एक बार पढ़ लीजिए, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। हर बार होता है, दावोस में है। इसका स्थापना 1971 में हुआ था। कौन किया था, क्लास स्वाब किया था, ठीक है। ये यूरोप के प्रोफेसर थे, इसी के द्वारा ये किया गया था। आगे चलते हैं, आगे आइए। मशहूर शायर कौन है भैया, मनोहर राणा का हाल ही में 71 वर्षीय आयु में लखनऊ में निधन हो गया, ठीक है। किस भाषा के शायर थे, ये जो है ना बहुत जबरदस्त जो है, माँ होता है ना, माँ पे ही शायर करता है अक्सर शायर, बहुत बड़े बड़े आयोजन जो होता है उसी में जाके करते हैं, और ये उर्दू भाषा के थे, ठीक है। इसका निधन हो गया है। जब इसका निधन हो गया ना तो मोदी जी बहुत शोक संवेदना प्रकट किए हैं। और मनोहर राणा को आपको ये पता होना चाहिए, इसको जो है ना साहित्य अकादमी, देखिए इसको जो है ना मनोहर राणा को उर्दू में साहित्य और कविता में योगदान के लिए 2014 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये थोड़ा विवाद में भी इसी वजह से आ गए थे, क्योंकि ये अपना पुरस्कार को जो है ना वापस कर दिया गया था। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, जो रेसलर सब था अपना पुरस्कार वापस कर रहा था, तो उसी तरह से ये भी क्या बोला ना, सही असही सुनता जो होता है, उसी पे आरोप लगा था कि भारत में असही सुनता है, तो इसी को लेकर के ये अपना ये अवार्ड को वापस कर दिया था। तो इसको लेकर के ये आपका थोड़ा सा आगे थे चर्चा में, तो ये बिल्कुल भी इसी वजह से हम दिए हैं। तो इसी वजह से आपके लिए क्या है, ये इंपोर्टेंट है। इसका क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो देख लीजिए इसको तो पहले इसका शायरी तो आपको हम सुना ही दिए हैं पहले, ठीक है। तो एनुअल मीटिंग आपका ये हो रहा है। चलिए यहाँ पे आता है, देख लीजिए, यही है मनोहर राणा, इसका निधन हो गया लखनऊ में, ठीक है। बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, बोलता है मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। देखिए कितना जबरदस्त बात बोले हैं, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त शायर थे, ठीक है ना। अगर आप लोग जो भी इससे इंटरेस्ट रखता है तो इसका जाइएगा नेट में, तो आपको मिल जाएगा सारा चीज, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़े, तो क्या कहिएगा, 2014 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लखनऊ में निधन हो गया है। उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े साहित्य में, उर्दू साहित्य में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। चले आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन में आइए। भारत में औपचारिक रूप से एसके, ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपका बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, ठीक है। तो एसके को बिल्कुल भी याद रखेगा। प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला किया है, ठीक है। एसके
विस्तार रूप क्या होता है, तो एसके का मतलब होता है स्क्वायर किलोमीटर एरे, ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर एरे, बिल्कुल भी याद रखेगा। देखे ना अभी एग्जाम में जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ देता है, कुछ और का पूछ देता है, ठीक है, ऐसा ऐसा पूछ देता है जो आप सोच नहीं सकते हैं, जो बात छुपा हुआ रहता है लोग ध्यान नहीं देता। तो इसी वजह से हम क्वेश्चन बना दिए आपका कहीं आपको, क्योंकि अच्छा खासा ये जो है ना वित्तीय इसमें आवंटन किया गया है और भारत इसमें शामिल भी हो गया पूर्ण रूप से, और 1990 से ये आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, मगर भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह से ना आपका अभी बताते हैं आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है। तो भारत इसमें शामिल हो गया है और इसका पूर्ण रूप होता है स्क्वायर किलोमीटर एरे। देखिए एसकेए यानी स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में स्थित एकल इकाई के रूप में हजारों क्या कहेगा डिश एंटीना का एक सकल क्या है, एक संग्रह है। इसका उद्देश्य क्या है, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण करना है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो रेडियो टेलीस्कोप है, बड़ा बड़ा एंटीना होगा, ठीक है, इसी का निर्माण करना, देखिए इस तरह से, ठीक है। और स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पे करना है, ठीक है ना, कि जिससे क्या हो, बेहतर से बेहतर बने, ठीक है ना। आपका जो एंटीना है देखिए इस तरह से स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से ये जो है ना आपका, ये आपका किया जाएगा, ठीक है, डिश एंटीना लगाया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में ये आपका चलियो रहा है, ठीक है। तो इसी पे भारत क्या बोला है कि हम इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का क्या करना है, निर्माण करना है। ये मौजूदा रेडियो टेलीस्कोप की तुलना से 5 से 7 गुना अधिक शक्तिशाली होगा, समझ रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा ना, भविष्य में शोध होता है, दे जान ही रहे हैं, बिना टेलीस्कोप के कुछ हो नहीं सकता है। अभी हम लोग जो इतना बड़ा बड़ा जो भी मिशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये ना ब्लैक होल का पता करना है। तो उसी तरह से टेलीस्कोप से हो जाएगा, तो रेडियो टेलीस्कोप से हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो इसी को लेकर के भारत सरकार इसमें बहुत ज्यादा वित्त का आवंटन लगभग 12,000 इतना करोड़ जो है इसमें देने की भी बात कहा गया है कि इतना पैसा हम देंगे और इसमें शामिल हो जाएंगे। तो एसके का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्क्वायर किलोमीटर एरे होता है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने भारत के तटरक्षक बलों के साथ चेन्नई सहयोग काइजिन 2024 युद्ध अभ्यास किया है, ठीक है। ये आपका 2 दिन पहले की घटना है, किस देश ने भारत के तटरक्षक बलों के साथ। तो ये जो अभ्यास कहेगा कि ये जो अभ्यास हुआ है काइजिन, तो किसके साथ हुआ, तो याद रखेगा, ठीक है, वायुसेना या नौसेना नहीं लगाइएगा, तटरक्षक बल लगाइएगा। और तटरक्षक बल का स्थापना कब हुआ था हम लोग का, 1978 में हुआ था, पता है ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो कोस्ट गार्ड को बिल्कुल भी याद रखेगा, कोस्ट गार्ड का स्थापना 1978 में, और यही कोस्ट गार्ड के साथ ये आपका काइजिन हुआ है। कौन देश के साथ हुआ है, तो जापान के साथ हुआ है। कहां पे हुआ है, चेन्नई में हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। देखिए ये अभ्यास क्यों किया जाता है, आपको थोड़ा सा हम अपना देश दिखाता है, क्योंकि अपना सब प्यारा सा देश देखते हैं ना, तो अंदर से एक अलग फीलिंग आता है। देखिए मेरा देश है ये, तो ये वाला देखिए यहाँ पे चेन्नई है ना आपका, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे ना समुद्री डकैती लूटपाट बहुत ज्यादा होता है। तो जापान के साथ हम लोग का 2006 में एक समझौता हुआ था, ठीक है, 2006 में समझौता हुआ था। इस समझौता में कहा गया है कि तटरक्षक बलों के साथ करेंगे, जिससे समुद्री लूटपाट हो, ठीक है, यहाँ पे कोई परिस्थिति ऐसा विपत्ति परिस्थिति हो, तो इसमें जो है ना दोनों देश मिलकर के इस ने काम करेगा, ठीक है। तो उसी को लेकर के ये आपका युद्ध अभ्यास होता है। 2006 में समझौता हुआ था, फिर 2006 के बाद ये रेगुलर प्रत्येक वर्ष किया जाता है, ठीक है। तो क्या कहिएगा, सहयोग काइजिन जापान के साथ करते हैं, क्यों करता है, तो हिंद महासागर वाले क्षेत्र में जो समुद्री लूटपाट होता है उसी को लेकर के समुद्री डकैती कहिएगा, ठीक है। ये समुद्री डकैती से रोकने के लिए जापान सरकार के साथ हम लोग काइजिन करते हैं, ठीक है, तो जापान के साथ करते हैं। तो इस बार क्या हुआ है ना, इस युद्ध अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल के 9 जहाज और 6 एयरक्राफ्ट शामिल हुआ है। 2006 से जापान और भारत के बीच समझौता हुआ था, फिर ये आपका चल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कहां हुआ था, चेन्नई में हुआ है। चेन्नई का तमिलनाडु जानते ही है, ठीक है ना। 2024 हुआ है जापान के साथ। और तटरक्षक का स्थापना, कोस्ट गार्ड का स्थापना क्या कहिएगा, 1978 में हुआ था, ठीक है, 1978 में, बिल्कुल भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लेता है कोस्ट गार्ड का, 3-4 को मिला के दे देगा, तो क्या कहिएगा कि इसकी स्थापना तब हुआ था, इस बार चेन्नई में हुआ था, किया था कि नहीं किया था। तो जो भी चीज बताता है ना, उसको विस्तार रूप से समझते चलिएगा, आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, हम आपको बता रहे ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेनिश सुपर कप 2024 का विजेता टीम कौन रहा है। तो स्पेनिश सुपर कप हो रहा था आपका, कहां पे हो रहा था, सऊदी अरब में हो रहा था। ये बात समझिएगा, कहां कहिएगा, सऊदी अरब में हो रहा था। जानते हैं आजकल सऊदी अरब में अभी हाल फिलहाल में अपना जो है अल्पसंख्यक मंत्री है ना, वो स्मृति ईरानी जी, वो भी गई थी, ठीक है। तो सुपर कप हो रहा था सऊदी अरब में, और यहाँ पे निकल के आया कौन, इसको जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। और रियल मैड्रिड जीत करके क्या किया है भैया, तो ये बार्सिलोना को हराया है। बार्सिलोना 14 बार जीता हुआ था, ठीक है, और रियल मैड्रिड आपका ये 13वां खिताब जीता है, ठीक है, 13वां खिताब जीता है। तो हम लोग के लिए ये तो कम इंपोर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है सुपर कप, ठीक है। कहेगा कि सुपर कप सबका संबंध किससे है, क्या कहिएगा, फुटबॉल से। और ये हुआ कहां था, तो आपका सऊदी अरब में हुआ था। कौन जीता है, रियल मैड्रिड जीता, किसको हरा के, बार्सिलोना को हरा के, ठीक है। तो ये सब कोई खास नहीं है,
सिर्फ हम ये सुपर कप से संबंधित 2-3 को कप दे देता, फिर मिलान करने दे देता, फिर फंस जाइएगा। चलिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 11 से 14 जनवरी तक कहां पर अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। 11 से 14 जनवरी आपका चला, ठीक है ना। और ये ऊंट महोत्सव आपका हुआ है कहां पे, बीकानेर में, ठीक है। क्योंकि ऊंट का ना एक अलग ही, आज भी आपको पता होगा पाकिस्तान वाला क्षेत्र में, जब यहाँ पे आप ऐसे करके अपना देश बनाइएगा ना, ये वाला ऐसे पाकिस्तान जो है, यहाँ जो पाकिस्तान के साथ सीमा सजा करता है, तो आज भी यहाँ पे बीएसएफ के पास, बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है, उसके पास आज भी ऊंट रखा हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत इसका हमेशा से एक अलग ही इंपॉर्टेंस रहा है, ठीक है ना। पहले के भी जमाने में, अंग्रेज के भी जमाने में ऊंट को लेकर के आपका जो है लड़ाई उड़ाई में जाया जाता था। तो इसी को लेकर के पर्यटन को बढ़ावा देना है, ठीक है। ऊंट के बहुत बड़ा वहां पे आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आयोजन करके ये आपका किया जाता है। तो इस बार कहाँ किया जाता है, बीकानेर में किया गया है, ठीक है ना। बीकानेर समझते ना, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है ना। इस वर्ष का थीम क्या था, तो आइकन्स ऑफ बीकानेर, तो ये याद रखेगा, आइकन्स ऑफ बीकानेर इस बार का थीम था। और कहाँ पे हुआ है, तो क्या कहिएगा, बीकानेर में हुआ। तो पुष्कर मेला, तो पुष्कर जानते ही है, राजस्थान में होता है, ठीक है ना। जयपुर में, जयपुर, अच्छा अभी राजस्थान में इलेक्शन हुआ था, थोड़ा सा इसका प्रधान मुख्यमंत्री का नाम से भजन लाल शर्मा है, ठीक है। क्या कहिएगा, भजन लाल शर्मा, क्योंकि देखिए पूछ देगा तब फंस जाइएगा, ठीक है ना। तो भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, और यहाँ पे 200 को विधानसभा सीट है, ठीक है। और 200 सीट में इलेक्शन हुआ, 199 सीट में इलेक्शन हुआ था, क्योंकि एक प्रत्याशी मर गया था, फिर इसमें इलेक्शन हुआ, तो ये आपका कांग्रेस जीत के निकल के आया, ठीक है। बीजेपी वहां पे एक सीट में जो है अभी हार गई है, तो ये बात समझते चलिएगा, है ना। तो बीकानेर में आपका क्या हुआ है 11 से 14 जनवरी तक। देखिए यहाँ पे ना लोक कला होता है आपका, मेहंदी, मेहंदी का नाम सुने होइएगा, मेहंदी, ठीक है। तो मेहंदी का भी आयोजन करवा गया था, ठीक है। रंगोली का भी आयोजन इस तरह से वहां पे कराया आपका जाता है, कहां पे, तो क्या कहिएगा, राजस्थान में, ठीक है। तो चले, तो क्या कहिएगा, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां पे, बीकानेर में। चलते हैं आगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मलेशिया ओपन मेंस डबल में भारत के लिए पहले रजत पदक जीतकर किसने इतिहास रच दिया है। तो देखिए मलेशिया ओपन हो रहा था आपका, ठीक है। और डबल्स में जो है ना भारत को रजत पदक मिला है। तो रजत पदक, स्वर्ण क्यों नहीं मिला भाई, तो स्वर्ण हार गए हम लोग, चाइना एक जोड़ी था, ठीक है। चाइना की चीन के जोड़ी के साथ हम लोग हार गए, ठीक है ना। तो रजत पदक हम लोग को मिला है, और ये जीता है कौन भैया, तो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है। और ये दोनों इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार का 2023 का जो है खेल रत्न पुरस्कार आपको इसी को दिया गया है, ठीक है। तो खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। उसके बाद पहली बार हम लोग मलेशिया ओपन में मेंस में डबल जीते हैं, ठीक है। रजत ही सही, ठीक है, गोल्ड नहीं जीते हैं। तो ये एक तरह से इतिहास रचने वाला बात है, तो इसको हम लोग को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं समझिएगा कि गोल्ड नहीं मिला तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। पहली बार मिला है, रजत मिला है, और ये लोग दोनों खेल रत्न पाने वाले हैं, ठीक है। देखिए अभी आपका जो है टेबल टेनिस करती है अंकित शरद कमल, उसको 2022 का खेल रत्न दिया गया था। तो वो पूरा साल कई पेपर में हम देखे, कोई भी वो रजत जीते या गोल्ड जीते, कहीं पे भी बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में आपका शरद कमल के बारे में पूछा, टेबल टेनिस करता है, ठीक है। 2022 का खेल रत्न दिया गया था इसको। तो 2023 में अगर कोई पे भी आपका अब ये अगर खेलता कोई भी पदक जीते तो इसको बिल्कुल भी याद रखेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने का संभावना बन जाता है, ठीक है ना। तो अभी आपका खेल रत्न जो दिया गया है, तो इसमें आपका कौन कौन था, सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया गया। उसके बाद 26 को अर्जुन अवार्ड था, है कि नहीं है। इस अर्जुन अवार्ड में मेन फेमस तो दो, इस बिल्कुल शीतल देवी का तो नाम याद रखेगा, ठीक है। शीतल देवी जम्मू कश्मीर में जो पैरालंपिक करती, मतलब पैरा गेम्स करती हैं, ठीक है ना। जो आपका चौथा एशियाई गेम हुआ था, ठीक है, हांगजो में, वहां से जीत के लेके आई थी, उसको दिया गया है, ठीक है ना। तीरंदाजी करती है, उसका नाम बिल्कुल भी याद रखेगा। मोहम्मद शमी का नाम याद रखेगा, ठीक है। क्रिकेट में दिया गया है कि नहीं है, तो बिल्कुल भी याद रखेगा। और नार्जुन तो ये जो है सरेपा अवार्ड दिया गया था, उसके बारे में हम आपको बताए थे, उत्तराखंड की थी, ठीक है ना, वो पर्वतरोहण थी, ठीक है। तो उसका भी नाम याद रखिएगा। बहुत ये सब इंपॉर्टेंट जो चीज होता है ना, हम उसी बात को बोलते हैं, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही से पूछेगा, ठीक है। चलते हैं आगे, सारा चीज आपका हम क्लियर कर दे रहे हैं, कोई चीज का कंफ्यूजन नहीं रहना है। तो हाल ही में WHO ने क्या किया है, किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। तो WHO जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है, और इसके महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम है, ठीक है। तो इतना जानता है। तो इसी के द्वारा जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी गाइडलाइन होता है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। कहाँ महामारी होगा, कहाँ पे अच्छा होगा, कहाँ पे खराब होगा, किसको मलेरिया है, किसको बुखार है, सारा चीज का काम यही करता है, टेड्रोस एडहेनम करता है, ठीक है। तो इसका स्थापना, और 7 अप्रैल को हम लोग स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो 7 अप्रैल, समझे ना। तो 1948 को स्थापना हुआ था। इसी के द्वारा ना, अफ्रीकी देश है ना, अफ्रीकी महादेश, तो अफ्रीकी महादेश में बहुत सारे देश हैं, ठीक है। तो इससे पहले ना आपका अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था, ठीक है। मॉरिशस को भी किया गया था, और ये आपका तीसरा देश बना है, ठीक है। और कौन बना है भाई, केप वर्डे, पहले देख लीजिए, केप वर्डे बना है, ठीक है। इसको केप वर्डे कहिए या काबो वर्डे कहिए, कि दोनों एक ही नाम है, ठीक है। अटलांटिक महासागर का देश, अटलांटिक महासागर में पड़ता है, ठीक है। एकदम बहुत छोटी सी देश है, द्वीपीय देश है। इसको दिखाना बिल्कुल भी जरूरी है, तो बिल्कुल भी इसको जान जाइएगा। देखिए आप भी सोच के हैरान होइएगा कि इतना छोटा देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी स्थिति है केप वर्डे।
ठीक है ना। और इसका राजधानी कहाँ है तो क्या कहिएगा, इसका राजधानी है आपका पारिया, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, केप वर्डे है, इसी को मलेरिया घोषित किया है। मलेरिया जानता है परजीवी कौन सा, प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है कि नहीं है, और ये किसका, जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है कि कवक से होता है कि फंगस से होता है, किससे होता है बताइए तो, ठीक है। तो कहने का मतलब है यही मलेरिया मुक्त घोषित किया है, केप वर्डे है, ये अटलांटिक महासागर में द्वीपीय स्थिति है इसका, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी समझते चलिएगा। राजधानी भी देख लीजिए। और अफ्रीका महादेश का ये तीसरा देश है जो मलेरिया मुक्त हुआ है, ठीक है। पहला देश क्या कहिएगा तो ऊपर में अल्जीरिया, बहुत बड़ा, अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया ही है, ये बात जान जाइएगा, ठीक है। अल्जीरिया भी हो गया, मॉरिशस भी हो गया, ये आपका तीसरा देश है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी जानते चलना है आपको। चले आपको थोड़ा दिखा देते हैं, समझ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हाल ही में WHO ने किस देश के मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है तो क्या कहिएगा, केप वर्डे कहिएगा या काबो वर्डे कहिएगा, इसके बारे में तो आपको हम बता ही दिए हैं, है कि नहीं है। उसके बाद क्या है, अफ्रीका देश में मलेरिया मुक्त होने वाला तीसरा देश बन चुका है, देश में केप वर्डे के नाम से भी जाना जाता है। तो काबो वर्डे को केप वर्डे कहता है, अटलांटिक महासागर में इसकी स्थिति है, ठीक है ना। WHO के बारे में, इसका मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में है, ठीक है, जनेवा में है ना। तो इसको भी बात बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। जनेवा में, जनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, वही स्विट्जरलैंड दावोस जहाँ पे आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बैठक किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन था आपका, और मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चन छूटा नहीं है। देखिए लंबा हो जाता है वीडियो, और लंबा आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम बहुत सारा चीज को, नहीं तो बताने का तो इतना सारा चीज होता है, और तैयारी करने का जो सही तरीका है ना वो यही है, मगर आप लोग क्या करते हैं ना, पसंद ही नहीं करते हैं। जब आप लोग पसंद ही नहीं करते तो मेरा पढ़ाना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाता है। इसी वजह से आप लोग जैसा पसंद कीजिएगा हम वैसे ही आप लोग को चीजों को देंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे कल, यानी 17 जनवरी।